हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम जो है वो फर्स्ट चैप्टर से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्योंकि थ्योरी तो अपन ने पढ़ ली, लेकिन थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस होना भी ज़रूरी है। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो हमारी बुक में दिए गए हैं। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि थ्योरी भले ही हमें आ जाए, लेकिन जब तक हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक उसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तो देखते हैं अपन कि किस तरह से जो है फर्स्ट चैप्टर यानी कि विद्युत क्षेत्र पर या द्विध्रुव आघूर्ण पर आधारित हम सवाल हल कर सकते हैं। तो चलो सवालों की सीरीज अपन शुरू करें। तो इसमें जो सबसे पहला अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मान लीजिए हमसे ये कहा गया कि हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज है इस प्रकार से, ठीक है। और इस समबाहु त्रिभुज की जो प्रत्येक भुजा है वो है A, ठीक है। और इस समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोने पर जो आवेश रखे हैं वो रखे हैं इस प्रकार से। यहाँ रख दिया अपन ने +2q आवेश, ठीक है। यहाँ रख दिया मैंने -q आवेश और यहाँ रख दिया मैंने -q आवेश। चलो इसको नाम दे देते हैं बिंदु A, B और C। अब हमसे ये कहा गया कि हमें इस निकाय का परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है, ठीक है। यानी हमें क्या ज्ञात करना है? निकाय का परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है, ये हमें ज्ञात करना है। चलिए कैसे करें? तो एक काम करते हैं, पहले भाई द्विध्रुव आघूर्ण निकालने के लिए हमने जब द्विध्रुव आघूर्ण की अगर हम परिभाषा याद करें द्विध्रुव की, तो हमने ये कहा था द्विध्रुव का मतलब होता है जब दो परिमाण में समान किंतु विजातीय आवेश परस्पर अल्प दूरी पर रखें। अब यदि हम इसको देखें तो यहाँ ऐसा लग तो नहीं रहा कि दो परिमाण में समान किंतु विजातीय आवेश हो, क्योंकि ये दोनों -q है, जबकि यहाँ पे +2q आ गया। तो आप बोलोगे सर द्विध्रुव तो बन ही नहीं रहा। तो पहले हमें इसे द्विध्रुव की शक्ल में चेंज करना पड़ेगा ताकि हमें लगे कि हाँ यहाँ पे द्विध्रुव है। तो एक काम कर सकते हैं अपन, मैंने क्या किया, इसे थोड़ा सा इस तरह से लिख दिया, ठीक है। ये अपने पास हो गया समबाहु त्रिभुज इस तरह से। ये तीनों भुजाएं ए मैंने बना दी। जो +2q आवेश था इसको मैंने +q और +q के दो बिंदु आवेशों में बांट दिया, ठीक है, इस तरह से। ये भी +q हो गया और ये भी +q आवेश हो गया अपने पास। यहाँ पर ये -q, ठीक है, और यहाँ पर ये -q। ये बिंदु A था अपने पास, ये बिंदु B था और ये बिंदु C था। ये -q और ये भी -q। चलिए अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास दो द्विध्रुव बन गए हैं। एक द्विध्रुव ये वाला बन गया इस तरह से, ठीक है, और एक द्विध्रुव ये वाला बन गया इस तरह से। बन गए दो द्विध्रुव, ठीक है। अब एक एक करके सबसे पहले अगर मैं इस वाले द्विध्रुव के लिए आपसे पूछूं कि बताइए द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होगी, तो हम बात कई बार कर चुके हैं कि द्विध्रुव आघूर्ण हमेशा ऋणावेश से धनावेश की तरफ होता है। तो यानी इस वाले द्विध्रुव के लिए जो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होगी वो आएगी इस प्रकार से। चलो इसको मैंने नाम दे दिया P1, ठीक है। और अगर इस वाले द्विध्रुव के लिए बात करें अब, तो ये रहा इसका -q आवेश और ये रहा इसका +q आवेश। तो इसके लिए जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा आएगी वो आएगी ऋणावेश से धनावेश की तरफ, यानी इस प्रकार से। और इसको हमने नाम दे दिया P2। तो अब मेरे पास P1 और P2 दो द्विध्रुव आघूर्ण हैं। यदि मैं आपसे पूछूं कि बताइए इन P1 और P2 के बीच कोण कितना है, तो बताओ ये कैसा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज। और हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है? 60 डिग्री। तो यानी अगर ये वाला कोण 60 डिग्री है तो ये इसका सम्मुख कोण है, इसका मतलब ये वाला कोण भी कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। तो अब मैं ये कह सकता हूं कि दोनों द्विध्रुव जो है वो परस्पर 60 डिग्री पर हैं। और अब मुझे इन दोनों का परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है। तो अब पहले तो सबसे पहले बात करें अपन परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण के लिए, तो यहाँ लिखा मैंने परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण। जब दो सदिश परस्पर किसी कोण पर दिए गए हों और हमें इनका परिणामी सदिश ज्ञात करना हो तो वो हम ज्ञात कर सकते हैं समांतर चतुर्भुज के नियम से। और समांतर चतुर्भुज का नियम के अनुसार हम लिख सकते हैं P बराबर, यहाँ आएगा √ ये हो गया P1 स्क्वायर + P2 स्क्वायर + 2P1 P2 cos थीटा। और जैसा अपन देख सकते हैं थीटा कितना है यहाँ पर? 60 डिग्री। तो रख दो यहाँ पर। तो ये बन गया P बराबर √ ठीक है, P1 स्क्वायर + P2 स्क्वायर + 2P1 P2 cos 60 डिग्री। और cos 60 का मान हम सब जानते हैं 1/2। cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2। तो अगर यहाँ 1/2 में लिख दूं तो ये बन जाएगा अपने पास अब P बराबर √
ठीक है, यहाँ से बोल सकते हैं P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 इंटू 1/2। 2 से 2 हम काट सकते हैं, ठीक है। तो अब अपने पास बचेगा P बराबर अंडर रूट में P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस P1 P2। चलो देखो, हम ये कह सकते हैं कि दोनों आवेश परिमाण में समान है, दोनों के बीच की दूरियां भी समान है। इसका मतलब ये जो दोनों द्विध्रुव आघूर्ण हम निकाल रहे हैं ये भी परिमाण में समान होंगे। तो क्यों ना मैं इन दोनों को समान मान लूं, तो P1 बराबर P2 बराबर क्या हो गया, P0, ठीक है। तो यहाँ रखें, तो P बराबर अंडर रूट में ये हो गया P0 स्क्वायर प्लस P0 स्क्वायर प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये भी हो गया P0 स्क्वायर। तीनों सेम हो गए तो ऐड हो जाएंगे, तो P बराबर अंडर रूट 3 P0 स्क्वायर, P0 रूट से बाहर आ जाएगा तो P बराबर हो गया रूट 3 P0, ठीक है भाई। अब बात करें इस P0 को क्या लिख सकते हैं, P0 मतलब द्विध्रुव आघूर्ण, और द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, द्विध्रुव में उपस्थित आवेशों के परिमाण और उनके बीच की दूरी का गुणनफल। तो परिमाण कोई सा भी ले लें, क्यों है दोनों समान, और उनके बीच की दूरी कितनी है, A। तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं कि जो P0 होगा वो होगा Q इंटू A। तो अगर ये वाला मान यहाँ रख दो तो फाइनली जो अपना आंसर आएगा अब वो आएगा P बराबर अंडर रूट 3 QA। ये होगा इस निकाय का परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। तो किस तरह से अपन ने पहले इसको द्विध्रुव में चेंज किया और फिर कैसे आघूर्ण निकाला समझ में आ गया आपके, ठीक है। चलिए अब अपन करते हैं अगला सवाल, ठीक है। अगला सवाल क्या है अपना वो देखते हैं अपन। अब अगले सवाल में हमसे ये कहा गया कि हमारे पास दो बिंदु आवेश हैं और वो दोनों बिंदु आवेश परस्पर कुछ दूरी पर रखे हैं, यानी इस तरह से, ठीक है। ये मेरे पास दो बिंदु आवेश हैं समान प्रकृति और समान परिमाण के, यानी Q, ठीक है। और दोनों के बीच की कुछ दूरी है, तो मैंने मान ली इन दोनों के बीच की दूरी है 2x, और 2x मान लूँ मैं, चाहे 2a मान लूँ, कुछ भी मानो आपकी इच्छा, आप चाहो तो r मान लो, ठीक है। तो ये अपने इन दोनों के बीच की दूरी है। अब हमसे ये कहा गया कि इन दोनों के ठीक मध्य में, ठीक है, इन दोनों के ठीक मध्य में हमारे पास एक बिंदु आवेश Q रखा है ऐसे। इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के ठीक मध्य बिंदु पर एक आवेश Q रखा है इस तरह से। तो वो आपसे ये पूछेगा कि बताइए इस आवेश Q की प्रकृति और मान कितना हो ताकि ये जो निकाय है ये निकाय संतुलन में रहे। क्या है सवाल, समझ में आ गया आपको? सवाल ये है कि इस आवेश Q का मान तथा प्रकृति क्या हो जिससे ये पूरा निकाय संतुलन में रहे, ठीक है। अब पहली बात तो आपने अगर 11वीं क्लास में ढंग से पढ़ा है तो आपको पता होगा कोई भी निकाय संतुलन में कब होता है। तो कोई भी निकाय संतुलन में तब माना जाता है जब इस निकाय पर लगने वाला परिणामी बल शून्य हो। अब सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई बताओ इस आवेश Q की इन दोनों से दूरियां कितनी कितनी होंगी, तो आप बोलोगे देखो सर ये बीच में है तो इसका मतलब इसकी दूरी भी x हो जाएगी और इधर से भी दूरी कितनी हो जाएगी, x। ये बात तो मैंने कर ली, ठीक है, दोनों से समान दूरी हो गई x x। अच्छा, दूसरी बात आपको पता है कि दो ये भी इसको प्रतिकर्षित करेगा और ये भी इसको प्रतिकर्षित करेगा। तो इसको मैंने कहा ये है बिंदु A, ये है बिंदु B और ये है बिंदु C। पहले इस आवेश के बात करो तो ये इस पर इधर बल लगाएगा तो इधर लगाएगा, तो इस बल को मैंने नाम दे दिया, यानी ये वाला जो बल अपने पास आएगा ये इसको कहा FAC, ठीक है। यानी बिंदु A पर स्थित आवेश द्वारा बिंदु C पर स्थित आवेश पर लगाया गया बल। ठीक ऐसे अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ ये वाला आवेश जो है वो इस पर बल किधर लगाएगा, तो सेम बात ये भी इसको प्रतिकर्षित करेगा। तो ये जो बल लगाएगा वो लगाएगा इधर की तरफ और इस बल को हम नाम देंगे FBC, ठीक है। वो था FAC, ये हो गया FBC, यानी कि बिंदु B पर स्थित आवेश द्वारा बिंदु C पर स्थित आवेश पर लगाया गया बल, ठीक है। दोनों बल अपने पास आ गए। अब निकाय संतुलन में कब होगा, तो जैसा मैंने कहा निकाय संतुलन में तब होगा जब ये दोनों बल एक दूसरे को कैंसिल कर दें। तो सबसे पहले तो अपने लिखा कि निकाय पर लगने वाला परिणामी बल, ठीक है। अगर मुझे परिणामी बल निकालना हो तो भाई परिणामी बल क्या हो जाएगा, F बराबर दोनों बलों को जोड़ लूं मैं, तो दोनों बलों के लिए हम बोलेंगे FAC प्लस FBC, ठीक है। अब आप ये भी कह रहे हो भाई दोनों संतुलन में होने चाहिए, तो संतुलन के लिए शर्त ये है
यहाँ लिखा अपन ने निकाय के संतुलन के लिए। और जैसा मैंने अभी भी आपसे कहा कि संतुलन के लिए निकाय पर लगने वाला परिणामी बल शून्य होना चाहिए, यानी संतुलन के लिए F का मान कितना आना चाहिए, 0। तो इसका मतलब अब मैं इसको यूं लिख सकता हूं क्या, FAC प्लस FBC बराबर कितना होना चाहिए, 0। दोनों में से किसी भी एक को इधर भेज दो आप। तो यहां से हमारे पास क्या जाएगा, FAC बराबर माइनस FBC। ठीक है, यहां तक की बात हो गई। अब एक एक करके हम दोनों बलों के सूत्र लिखते हैं। बताओ, कूलाम के नियम के अनुसार बल का सूत्र क्या होता है, वो हम जानते हैं, होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, चलो तो एक एक करके सबसे पहले FAC की बात करूं तो FAC जो मेरे पास आएगा K Q1 Q2 में दोनों आवेश आएंगे। तो यहाँ लिखा मैंने Q इंटू Q अपॉन दूरी का स्क्वायर। तो दूरी कितनी मानी है, x, तो दूरी का स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर। ठीक है, बराबर माइनस लिख दूं यहाँ पर मैं। ठीक है, अब इसकी बात करें सेम यहाँ पर से, तो इसके लिए अपन बोल सकते हैं कि ये हो जाएगा Q इंटू Q। ठीक है, अच्छा यहाँ पर इसकी बात करें तो ये कितना हो जाएगा अपने पास, बताओ। अच्छा ऐसे तो इसको करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर। ठीक है, दोनों से ऐसे गया अपने, या एक काम करें अपन इसको वैसे निकालें तो दूरी का मान भी पूछ सकता था वैसे अपने से वो। ठीक है, इसको यहाँ तक लिख दिया। अब अपन से पूछा था कि बताओ Q का मान कितना होना चाहिए। ठीक है, तो ताकि ये निकाय जो है वो क्या रहे, संतुलन में। तो इसके लिए एक काम कर सकते हैं अपन, जैसे संतुलन के लिए एक चीज तो अपन ये तो कही दी, इसमें थोड़ा सा एक चेंज और। अच्छा, जैसे ये दोनों इस पर बल लगा रहे हैं, वैसे बताइए ये दोनों आपस में तो एक दूसरे पर बल लगाएंगे। तो इसका मतलब दोनों आपस में जो बल लगा रहे हैं और इस पर जो बल लगा रहे हैं, ये दोनों बल जब परस्पर समान हो जाएगा तो ये निकाय संतुलन में कहलाएगा। तो एक काम करते हैं, इसको यहाँ तो अपने पास हो गया। अब दोनों के मध्य जो बल लगेगा वो कितना होगा, तो वो मैं लिख सकता हूं यहाँ पर बिंदु A व B पर स्थित, बिंदु A व B पर स्थित आवेशों के मध्य लगने वाला बल। ठीक है, चलो अब उसकी बात करें तो वो अपने पास आएगा FAB। ठीक है, अब FAB कितना हो जाएगा, K दोनों आवेश को गुणा करूं तो K Q स्क्वायर हो जाएगा अपने पास। और यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे साथ में, दूरी कितनी है 2x, तो यहाँ लिखेंगे 2x का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हल करूं तो ये हो जाएगा K Q स्क्वायर अपॉन 4x स्क्वायर। बल निकाल लिया अपन ने। अब अभी भी मैंने क्या कहा, संतुलन के लिए ये बल FAB यानी जो दोनों आपस में बल लगा रहे हैं और जो दोनों इस पर बल लगा रहे हैं वो बराबर होना चाहिए। तो यहाँ लिखा अपन ने संतुलन के लिए, ये तो दोनों बराबर थे, अपन देख लिया था। तो इनमें से तो कोई सा भी एक बल ले लो आप। तो आपने कहा संतुलन के लिए FAC जो है वो बराबर होना चाहिए माइनस इस वाले बल के, यानी माइनस FAB। चलो तो FAC, अब AC में तो मैंने क्या कहा, दोनों इधर से बल ले लो या इधर से बल ले लो, बराबर ही आएगा। दोनों की दूरी बराबर है, दोनों आवेश भी सेम टू सेम है अपने पास। तो इधर से अपन लिखेंगे इसको K Q एक आवेश, दूसरा ये हो गया, और दूरी कितनी है अपने पास x स्क्वायर बराबर माइनस लिख दो यहाँ पर। इधर से चेक करें इसका मान कितना है, देखो K Q स्क्वायर अपॉन 4x स्क्वायर। ठीक है, Q से एक Q काट सकते हैं अपन, K Q से K कट जाएगा अपने पास, Q का मान तो अपन को निकालना ही है, इसको नहीं। ठीक है, x स्क्वायर से x स्क्वायर अपने पास कट जाएगा। तो अब यहाँ से मुझे Q का मान चाहिए था, तो मेरे पास जो Q का मान आएगा वो आएगा -Q/4, क्योंकि एक Q काटने के बाद मेरे पास एक Q बचेगा यहाँ पर और एक 4 बचा हुआ नीचे। तो यानी आप अब ये कह सकते हैं कि मैं बीच में जो आवेश रखूंगा वहां पर वो आवेश पहली बात तो ऋणात्मक होना चाहिए ताकि दोनों उसको अपने ओर आकर्षित करें। तो एक तो वो ऋणात्मक होना चाहिए और दूसरी बात उसका मान कितना होना चाहिए, इन दोनों आवेशों के परिमाण का 1/4, तब जाकर हमारा जो निकाय है वो क्या रहेगा, संतुलन में। ठीक है, तो इस तरह से हम इनके मध्य स्थित आवेश का मान ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अब अगला सवाल करते हैं अपन। ठीक है, अगला सवाल हमें ये कहा कि मान लेते हैं हमारे पास 3 आवेशित कण हैं, और वो 3 आवेशित कण कौन कौन से हैं, एक है प्रोटॉन, एक है ड्यूट्रॉन और एक है अल्फा कण। ठीक है,
3 आवेशित कण हैं और ये तीनों आवेशित कण जो हैं ये एक समान विद्युत क्षेत्र में गतिमान है। तो हमें इनके त्वरणों का अनुपात ज्ञात करना है। क्या है सवाल हमारा कि 3 आवेशित कण एक समान विद्युत क्षेत्र में गतिमान है, तो इनके त्वरणों का अनुपात क्या होगा। चलो सबसे पहले तो अपन ये पता करें कि विद्युत क्षेत्र में किसी भी गतिमान कण पर बल कितना लगता है। तो सबसे पहले लिखा अपन ने विद्युत क्षेत्र में स्थित आवेश पर बल। ठीक है, तो यदि मुझे आवेश पर बल निकालना हो तो बल होता है F बराबर QE, जैसा कि अपन चैप्टर के शुरुआत में पढ़ चुके। अब ये तो बल का एक फॉर्मूला हो गया। 11वीं क्लास में हमने जब गति के नियम पढ़े थे तो गति के नियम में हमने पढ़ा था कि गति के नियम से किसी भी कण पर लगने वाला जो बल होता है वो होता है F बराबर m। अब यदि इन दोनों बलों की मैं परस्पर तुलना करता हूं तो यहां हमें मिलेगा ma बराबर QE। ठीक है, हमें क्योंकि त्वरण का अनुपात निकालना है तो यहाँ से a निकालने के लिए हम इस m को इसके नीचे भेज देते हैं। तो यहाँ से a बराबर मिलेगा QE अपॉन m। अब इस सूत्र के आधार पर हम इन तीनों कणों के लिए त्वरणों का अनुपात निकालेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं प्रोटॉन के लिए। ठीक है, प्रोटॉन के लिए हमने लिखा AP। ठीक है, AP बराबर हमारे पास यहाँ पे आएगा QP, साथ में E और यहाँ लिख देंगे MP। ठीक है, अब बात करते हैं अपन दूसरा कौन सा कण है, ड्यूट्रॉन। तो यहाँ लिखा मैंने ड्यूट्रॉन के लिए। ठीक है, अब ड्यूट्रॉन के लिए जो त्वरण होगा वो हो जाएगा AD और इसको लिखेंगे QD। अब आपको पता होना चाहिए कि जो ड्यूट्रॉन का आवेश होता है वो प्रोटॉन का समान होता है कि दुगना होता है। ड्यूट्रॉन का जो आवेश होता है वो प्रोटॉन का समान होता है या दुगना होता है। तो प्रोटॉन का समान होता है, यानी कि इसको भी मैं QP लिख सकता हूं, दोनों समान है। तो QP यहाँ पे अपने पास, चाहो पहले QD लिख लो, बाद में सेम कर लेंगे इसको, और E लिखा। लेकिन इसका जो द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन का दुगना होता है, तो इसको बोलेंगे 2MP। ठीक है, मतलब इधर साइड में बता देता हूं मैं आपको कि इसका जो आवेश होता है QD वो तो बराबर होता है QP के, और इसका जो द्रव्यमान होता है ड्यूट्रॉन का वो दुगना होता है प्रोटॉन के, इसलिए इसको मैंने डबल लिख दिया और यहाँ पे चलो इसको सेम लिख देता हूँ QP। ठीक है, और अब तीसरा कौन सा बच गया, अल्फा कण। तो यहाँ लिखा अपन ने अल्फा कण के लिए, अब ये हो जाएगा A अल्फा बराबर सेम ये वाला फॉर्मूला जो हो रहा अपना। अब अल्फा कण के लिए जो आवेश होता है वो होता है प्रोटॉन का डबल, यानी कि 2QP, और जो इसका द्रव्यमान होता है वो होता है प्रोटॉन का 4 गुना, तो हम बोलेंगे 4MP। ठीक है, ये दोनों चीज हमको उस फॉर्मूले लिखनी है वहां पर। तो यहां से आ जाएगा 2QP E ऐसे कैसे और अपन में आएगा 4MP। ठीक है, चलो अगर मैं इसको काट दूं यहां से तो यहां से मुझे तुरंत मिलेगा A अल्फा बराबर QPE अपॉन 2MP। अब अनुपात की बात करें तो अनुपात के लिए इसको लिख दिया AP अनुपात AD अनुपात A अल्फा। ठीक है, चलो तीनों में हम बात करें, जब अनुपात निकालेंगे तो QP तीनों में सेम आ रहा है, तो कटना ही कटना है। पहले एक बार लिख देते हैं तीनों को, QPE अपॉन MP अनुपात, दूसरा जगह QPE अपॉन 2MP, और तीसरा जो है वो अपने पास आया वो है QPE और अपॉन में है 2MP। ठीक है, ये वाली वैल्यू कट जाएगी, ये वाली वैल्यू कट जाएगी अपने पास, और ये कट जाएगी। तो वैसे देखा जाए तो अनुपात आएगा 1 अनुपात 1/2 अनुपात 1/2। अनुपात हम भिन्नांक के रूप में नहीं निकालते, तो इसको पूर्णांक के रूप में बदलने के लिए अगर मैं इस पूरे अनुपात को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 से मल्टीप्लाई करने पे ये अनुपात आएगा 2 अनुपात 1 अनुपात 1। तो ये होगा इन तीनों कणों के त्वरणों का अनुपात, 2 अनुपात 1 अनुपात 1। अच्छा, इससे हम एक कंक्लूजन भी निकाल सकते हैं अगर देखा जाए तो, कि जो इन तीनों में सबसे हल्का कण होगा उसका त्वरण सबसे ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, तीनों में प्रोटॉन सबसे हल्का है तो सबसे हल्के कण का त्वरण सबसे ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो ऐसे भी हम इसको याद कर सकते हैं।